गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किस लिए आजकल न्यूज में है? क्योंकि टोटल 4,45,256 केसेस रजिस्टर हुए हैं अगेंस्ट वुमेन इंडिया के अंदर 2022 में। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये वैल्यू बढ़ चुकी है क्योंकि 2021 में ये डेटा था 4,28,278 और हर साल ये वैल्यू बढ़ती ही जा रही है क्योंकि 2020 में ये वैल्यू बहुत कम थी, इससे 3,71,503। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन पर लाख पॉपुलेशन, उसका रेट फिलहाल है 66.4 और जो चार्ज शीटिंग होती है ऐसे केसेस में वो कितना है 75.8। तो ये सारा जो फिगर है हमें वो पता चला फ्रॉम द एनुअल क्राइम रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीआरबी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, फर्दर इन्होंने एक चीज और इसमें बताई कि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स के केसेस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किस तरह के केसेस की थी? क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। ठीक है, 31.4% था ऐसे केसेस का नंबर। उसके बाद सेकंड पे था किडनैपिंग, जो वुमेन की किडनैपिंग होती है, एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन, इसका फिगर था 19.2%। और अगर हम बात करें ओवरऑल तो दिल्ली में हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम रहा अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एफआईआर केसेस दर्ज हुए हैं इन क्राइम केसेस अगेंस्ट वुमेन इन 2022। ठीक है, तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी इनकी रिपोर्ट के हिसाब से। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज हम देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। फर्स्ट है एज पर द रिपोर्ट बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया हैज फेज्ड आउट विच ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल। एक केमिकल है जिसका नाम है HCFC 141b। हाल ही में ये पता चला कि इंडिया ने इसको टोटली फेज आउट कर दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3,000 करोड़ रुपीज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? किस लिए? फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और कुछ और इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए जिनकी लागत होगी 3,000 करोड़ रुपए। तो आंसर इज भेल, मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ नेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जिसके अंडर में आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो हेल्प कर सके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूटेड द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। ये अवार्ड कुछ दिनों पहले ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड भी कुछ दिनों पहले ही दिया गया और ये अवार्ड किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द साथी पोर्टल, जहाँ पे साथी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसके मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। इसके अंडर में फ्री एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जिससे कि लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है What is the name of the largest survey vessel built in India which was recently delivered by GRSE? तो जो लार्जेस्ट सर्वे वेसल है जो कि इंडिया ने अब तक फॉर्म किया है, इसका नाम क्या है और किस लिए आजकल चर्चे में है? क्योंकि इसको डिलीवर कर दिया है GRSE ने। GRSE क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इन्होंने हाल ही में डिलीवर कर दिया लार्जेस्ट सर्वे वेसल को, जिसको कि इंडिया में बनाया गया है। इसका नाम है INS संधायक। और किसको दिया है इन्होंने? इंडियन नेवी को। कब दिया है? नेवी डे 2023 के दौरान। ठीक है, नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। तो INS संधायक जो है ये पहली है इन द सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स
जिनको कि बिल करेगा GRSE। और आईएनएस संधायक पहली है अमंग द 4 एडवांस्ड सर्वे वेसल्स, जिसको आप SVLs भी कहते हैं। और ये नया वर्जन है प्रीवियस शिप का विद द सेम नेम, जो कि एक तरह का सर्वे वेसल था इन द इंडियन नेवी फ्रॉम 1981 अप टू 2021। तो ये जो 4 सर्वे शिप्स बनाई जा रही हैं, ये केपेबल होंगी ऑफ फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। साथ ही ये डिटरमाइन कर सकती हैं नेविगेशन चैनल्स और रूट्स को। ठीक है, तो जो पहली शिप लॉन्च हुई है अंडर दिस प्रोजेक्ट, उसका नाम है आईएनएस संधायक। चलिए कुछ नेम्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में हैं। Presidents and representatives of which continent launched the Green Industrialization Initiative named as AGII? तो किस कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉन्च किया है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव को? आंसर है यहाँ पे अफ्रीका। इसका नाम है AGII, मतलब अफ्रीकन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया गया है COP28 के दौरान, और इस एम्बिशियस प्रोग्राम के तहत ग्रीन इंडस्ट्रीज को अपस्केल और एक्सेलरेट किया जाएगा अक्रॉस अफ्रीका। इसको लॉन्च किया है प्रेसिडेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कीनिया, अंगोला, बुरुंडी, जिबूती, घाना और नाइजीरिया, सेनेगल, ज़ाम्बिया, ऐसी कंट्रीज। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव की हेल्प से जो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि किस तरह से उसका यूज करके अफ्रीका के वास्ट एंड क्वालिटी रिसोर्सेज को हार्नेस किया जा सकता है टू सिक्योर द प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो आंसर इज अफ्रीका। What name has been given to the tiny self-assembling robots made from human cells by the scientists of Tufts University and Harvard University? क्या नाम दिया गया है टाइनी रोबोट्स को, जिनको कि ह्यूमन सेल से बनाया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने टफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो इनका नाम इन्होंने रखा है एंथ्रोबॉट्स। ठीक है, What is the new name of आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम पलट के रख दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ओके, ये नाम जरूर याद रखिएगा। Who was named the captain of the ICC's team of the tournament in 2023? This is very famous, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the world's first robot CEO? दुनिया का सबसे पहला रोबोट CEO का नाम क्या है? माइका। What is the name of the recently launched brand of National Cooperative Organics Limited? NCOL के लिए हाल ही में एक नया ब्रांड लॉन्च हो चुका है जिसका नाम इन्होंने रखा है भारत ऑर्गेनिक्स। ओके, नेक्स्ट है, The names of tropical cyclones in the Bay of Bengal and the Arabian Sea are chosen from. तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी के, इनका नाम कौन सी कंट्री रखती है या किस बेसिस पे रखे जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सजेशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। किस लिए आजकल न्यूज में है? क्योंकि 5 दिसंबर को हमने देखा कि साइक्लोन मिचोंग की वजह से लैंडफॉल हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट में, और ये एक तरीका सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म साबित हुआ है। और एक दिन पहले हमने देखा था कि नॉर्दर्न तमिलनाडु के हिस्से में कुछ बारिश भी हुई थी इसकी वजह से। तो 2000 ईयर में एक पैनल बैठा था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का, जिन्होंने कुछ सर्टेन नेम्स चूज किए थे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, जिनको कि दिया जाना था सितंबर 2004 के सीजन में। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन के नेम्स होते हैं ये इस लिस्ट से पिक किए जाते हैं एंड देन इट साइकिल्स थ्रू ईच कंट्रीज सजेशन। तो आपको याद रखना है कि ये जो मिचोंग नाम है ये किस कंट्री ने दिया है? आंसर इज म्यांमार। और जो नेक्स्ट 5 साइक्लोन्स इसके बाद होंगे उनको क्या क्या नाम दिया जाएगा? फर्स्ट है इसमें रेमल, रेमल नाम चूज किया ओमान कंट्री ने। फिर सेकेंड है इसके बाद असना, असना नाम दिया है पाकिस्तान ने। थर्ड होगा यहाँ पे दाना, दाना नाम है कतर कंट्री के द्वारा दिया हुआ। फोर्थ है यहाँ पे फिंगल, फिंगल नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। और फिफ्थ है यहाँ पे शक्ति। ठीक है, शक्ति दिया है श्रीलंका ने। तो इस तरह से नाम डिसाइडेड होते हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि मिचोंग साइक्लोन जो है ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, याद रखिएगा इसको म्यांमार कंट्री ने नाम दिया है। चलिए कुछ साइक्लोन्स हम 2023 के देख लेते हैं जो न्यूज में थे, और इनका जो लोकेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच कंट्री नेम द साइक्लोन तेज विच डेवलप इन द अरेबियन सी? अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाता है कि पर्टिकुलर साइक्लोन अरेबियन सी में आया था या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो साइक्लोन तेज ने हिट किया था हमारी कंट्री इंडिया को।
Which cyclone has hit Myanmar and is one of the strongest storms to hit the region this century? म्यांमार में कुछ दिनों पहले कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन मोका। और इसके बाद म्यांमार कंट्री की हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। ठीक है। सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऑपरेशंस पूरे साल में लॉन्च करते रहती है, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी इन्होंने लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले जब सूडान कंट्री में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। किस लिए लॉन्च किया था? यहाँ पे जो भी इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए। ठीक है। फिर कुछ दिनों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जिसमें कि जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रही है वहां पे जो भी इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए। ठीक है। तो इस तरह के जो ऑपरेशन हैं ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन इल्जा? साइक्लोन इल्जा ने हिट किया था ऑस्ट्रेलिया कंट्री को। What is the name of the cyclone that has caused winds and torrential rain in Malawi and Mozambique? मलावी और मोजाम्बिक जैसी कंट्रीज में कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन फ्रेडी। Which country declared a state of emergency after cyclone Gabriel? साइक्लोन गैब्रियल ने हिट किया था न्यूजीलैंड को और उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू हो गई थी। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 1 अलॉन्ग विद विच कंट्री? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 अलॉन्ग विद द कंट्री इजिप्ट। ओके। नेक्स्ट है इंडिया ऑफर टू होस्ट विच एडिशन ऑफ द COP टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफर किया है कि हम होस्ट करना चाहते हैं 33rd नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP 33 को टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। ठीक है। तो जो हाई लेवल सेगमेंट हुआ था COP 28 में, COP 28 कहाँ पे हुआ? UAE में। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने डिजायर को एक्सप्रेस किया कि हम अब होस्ट करना चाहते हैं समिट को इंडिया के अंदर। लास्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था COP 8 जो कि हुआ था 2002 में और इसको हमने कंडक्ट किया था। ठीक है। तो अब हम इसकी जो मेजबानी है वो चाहते हैं। तो आंसर है यहाँ पे 33rd। चलिए कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023? कौन सी सिटी होस्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लिए? ये बेसिकली 3rd एडिशन है और ये होगा नई दिल्ली में। इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? मूविंग फॉरवर्ड, कैलिब्रेटिंग, भारत डिजिटल एजेंडा, ये पूरी थीम है। ठीक है। तो इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के साथ। ये एक तरह का हाइब्रिड इवेंट है आप कह सकते हैं और इसको कंडक्ट किया जाएगा भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ओके। तो ये इवेंट एक तरह का एफर्ट है जिसमें कि हम फोकस करते हैं ऐसे इश्यूज के ऊपर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग इंडिया के डेवलपमेंटल गोल्स। ओके। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम? इसके लिए होस्ट कंट्री थी द नीदरलैंड्स। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2023 इवेंट? इसके लिए होस्ट है लंदन सिटी। Which country is the host of World Telecommunication Standardization Assembly 2024? Answer is India. Which country is the host of Artificial Intelligence Safety Summit 2023? 2023 में इसके लिए होस्ट है UK। याद रखिएगा 2024 में इसके लिए 2 कंट्रीज होस्ट रहेंगी, साउथ कोरिया और फ्रांस। Which state or the union territory is the host of 37th National Games in 2023? जो 37वां नेशनल गेम है इस साल का वो कहाँ पे हुआ है? आंसर है गोवा। नेक्स्ट है CG Mali bauxite mines which was seen in the news recently lies in which state or the union territory? ये जो माइंस हैं कि कहाँ पे लाई करती हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C दैट इज उड़ीसा। जो लोकल विलेजेस हैं उड़ीसा के उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया रिगार्डिंग दिस प्रपोज्ड CG Mali bauxite माइन जिसको कि प्रपोज किया है वेदांता लिमिटेड ने। इसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा और लॉस ऑफ लाइवलीहुड उसको लेके बेसिकली वो लोग परेशान हैं और कंसर्न्स रेज किया है वहां के लोकल्स ने ड्यूरिंग द पब्लिक हियरिंग फॉर द प्रपोज्ड माइनिंग एरिया ऑफ 1549 हेक्टेयर्स। तो जाहिर सी बात है लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इसकी वजह से एंडेंजर्ड हो जाएगी इस एरिया में और जो वहां के लोकल ट्राइबल पीपल हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द CG Mali एंड करलापात फॉरेस्ट अपने लाइवलीहुड के लिए और फ्यूल के लिए फॉर कुकिंग जो कि काफी ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। ठीक है। तो CG Mali bauxite माइंस कहाँ पे हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर C दैट इज ओडिशा।
चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है समृद्धि, स्ट्रैटेजिक एक्सेलरेशन फॉर मार्केट रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। समृद्धि को किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंजाब। गवर्नर कौन है पंजाब के? मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने इनॉग्रेट किया इस डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम को ताकि एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन लाया जा सके, साथ ही वाटर टेक्नोलॉजी लाई जा सके, और इसका नाम इन्होंने रखा समृद्धि। तो इसके लिए टोटल 13 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया थ्रू रिगरस इवैल्यूएशन, जो कि अपने आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे, और 25 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि शोकेस करेंगे अपने सोल्यूशन को एट द एग्जीबिशन। फाइन, तो आंसर इज पंजाब। Recently, Bharat Adivasi Party, a lesser-known tribal rights party, clinched its first electoral win in which Indian state? तो ये एक ट्राइबल राइट्स पार्टी है, हाल ही में इसने जीत लिया है मध्य प्रदेश का इलेक्शन। Falkland camp that was recently making news is located in which state of northeastern India? ये लाई करता है मिजोरम में, और ये वही जगह है जहां पर मणिपुर के बहुत सारे लोग फिलहाल एज अ रेफ्यूजी रह रहे हैं। Subansiri Lower Hydroelectric Project, which is the biggest hydroelectric project undertaken in India so far, lies in which Indian state? Subansiri Lower Hydroelectric Project lie करता है अरुणाचल प्रदेश में। Shamsi Talab is a water storage reservoir located in which Indian state or the Union Territory? ये कहाँ पे है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है स्कोर्स इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? स्कोर्स किस इंस्टीट्यूट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज सेबी, फुल फॉर्म द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअली इन्होंने अपनी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंकिंग सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल, दैट इज स्कोर्स, विद द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म। इसके लिए इन्होंने टाइमलाइन को बढ़ा दिया है, कब तक के लिए? 1 अप्रैल 2024। पहले जो डेडलाइन थी दोनों प्लेटफॉर्म्स को लिंक करने की, वो थी 4 दिसंबर 2023। ओके, तो स्कोर्स प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। ये एक इनिशिएटिव है सेबी का, जिसमें कि एक फैसिलिटेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है इन्वेस्टर्स को, जिसके अंदर में वो अपने ग्रीवेंसेस को फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट एनी लिस्टेड कंपनीज और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज जो कि अनरिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसका है? आंसर इज सेबी। कुछ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। Which institution seed fund scheme to offer 1 crore to the startups focusing on urban development and disaster management? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है, जिसके अंडर में 1 करोड़ रुपए वो ऑफर करेंगे ऐसे स्टार्टअप्स को जो कि फोकस करते हैं अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन स्पेस। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये फंड स्कीम लॉन्च करेंगे जिसके अंडर में स्टार्टअप्स को ऑफर किया जाएगा कुछ अमाउंट ऐसे स्टार्टअप्स को जो कि फोकस करते हैं अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और जो भी सिलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगी उनको ये फंडिंग दी जाएगी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग an original idea into a prototype using the space technology. Fine. तो यहाँ पे आंसर है in space. Which institution enabled 2-factor authentication for all e-way bill and e-invoice system? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने इनेबल किया है 2-factor authentication सभी तरीके के e-way bill and e-invoice systems के लिए? यहाँ पे आंसर है CBIC, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इन्होंने इनेबल कर दिया है 2-factor authentication सभी तरीके के ई-वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम के लिए, जिससे कि फर्दर इन्हांस किया जा सके सिक्योरिटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम की। ठीक है, तो इस फीचर को इनेबल किया गया 1 दिसंबर 2023 को, और प्रेजेंट में इसका जो पायलट रोल आउट है वो कंडक्ट किया जा चुका है हरियाणा स्टेट में। ओके, और एक बार यहाँ पे ये सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो फिर इसको फर्दर रोल आउट किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में, और ये इनका फर्स्ट फेज होगा। सेकेंड फेज में फर्दर जो भी स्टेट्स रह जाएंगे उसमें इस ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। Which institution releases official quarterly and annual estimates of India's gross domestic product?
कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज जीडीपी? आंसर इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? इसको लॉन्च करने वाली बॉडी है NSSO, फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। Which institution constituted a task force to examine the impact of Digital Personal Data Protection Act on insurance sector? तो IRDAI, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक टास्क फोर्स क्रिएट करेंगे जिससे कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हमारे इंश्योरेंस सेक्टर पे, उसको चेकआउट या एग्जामिन किया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हैज बीन अनवील्ड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल कौन सी कंट्री में हाल ही में अनवील कर दिया गया है? यहाँ पे आंसर है इंडिया, और इसको डेवलप किया है ज्वाइंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। ठीक है, तो दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल क्रिएट किया गया है जिसमें कि 72 क्यूब्स मौजूद होंगे जिनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं इन मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स, और इसको पूरे तरीके से इंडिजिनस बेसिस पे क्रिएट किया गया है अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, तो किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी ने हिट किया होगा तो वहाँ पे 200 कैजुअलिटीज को ट्रीटअप करने का इसके अंदर पूरा इंतजाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आवर कंट्री इंडिया। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री रिपोर्टेड ओवर 12,000 सस्पेक्टेड एमपॉक्स केसेज इन 2023? कौन सी कंट्री में हमें 12,000 से भी ज्यादा सस्पेक्टेड एमपॉक्स केसेस मिले हैं 2023 में? तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पे हमें लगभग 12,570 केसेस मिले हैं एमपॉक्स के, इंक्लूडिंग 581 डेथ्स। ये जो डेटा है ये कब से कब तक का है? जनवरी 1 से लेकर 12 नवंबर 2023। ठीक है, और किसने ये बताया है? तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो WHO ने फर्दर कहा कि ये अब तक का सबसे ज्यादा नंबर है एनुअल केसेस ऑफ एमपॉक्स का। साथ ही जो पहला कंफर्म सेक्सुअल तरीके से ट्रांसमिटेड एमपॉक्स इन्फेक्शन था वो भी हमें इसी कंट्री से मिला है। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Which country has framed one province one policy plan to handle the financial risk? यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के जो रेगुलेटर्स हैं वो चाहते हैं प्रोविंसेस को कि वो अपने खुद के प्लान्स क्रिएट करें टू हैंडल द फाइनेंशियल रिस्क, और वन प्रोविंस वन पॉलिसी इसी पर्पज से ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वुल्फ अमेंडमेंट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? वुल्फ अमेंडमेंट रिलेटेड है यूएसए के साथ, और आजकल किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि वुल्फ अमेंडमेंट को जब साइन किया गया था तो इसमें यह बात रखी गई थी कि यूएसए किसी भी तरीके से चाइना से कांटेक्ट नहीं करेगा या उससे हेल्प लेगा नहीं या देगा नहीं। ठीक है, लेकिन अब यूएसए और चाइना ने पार्टनरशिप करी है, इसी वजह से आजकल न्यूज में है। विच कंट्रीज रिसेंटली इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल विद द हाईएस्ट टैली? एक बार फिर से इंडिया री इलेक्ट हो चुकी है इस ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। विच कंट्री रिसेंटली हाइक्ड इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग टू 30% ऑफ फिस्कल एक्सपेंडिचर? ये कंट्री है रशिया। रशिया ने इंक्रीज कर दिया है अपना मिलिट्री स्पेंडिंग टू 30% ऑफ फिस्कल एक्सपेंडिचर। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को, और इसी के साथ ये डेट है जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स को अडॉप्ट किया गया बाय द जनरल असेंबली। तो इस दिन हम स्लेव ट्रेड से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको रिवाइंड करते हैं और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है 2 दिसंबर। कुछ डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है लेट कम्युनिटीज लीड। ओके, नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन विच मंथ? नवंबर में हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? 26 नवंबर को, और याद रखिएगा इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023? वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 19 नवंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? आंसर इज एक्सिलरेटिंग चेंज। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीविजन डे 2023? वर्ल्ड टीवी डे हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। हमने थीम क्या रखी है? 1 वर्ड थीम थी इस साल की, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, और लास्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड डायबिटीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 नवंबर को।
नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी आपको ये बताना है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने अनवील किया है 2023 का वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इनके मुताबिक इंडिया ने इंक्रीज किया है अपना साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, लेकिन फिर भी अभी हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस के मामले में पीछे हैं। तो ओवरऑल इंडिया की रैंक रही 49th अमंग 64 इकोनॉमीज। ठीक है, चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग इस इंडेक्स को जारी करती है सिंस 2018। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीति आयोग। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ओबीआई इंक्लूसिवनेस इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंक है 117। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? आंसर इज 45। What is the rank of India in the Global Hunger Index 2023? Global Hunger Index में हम हैं 111 पोजीशन पे। Which institution releases the sugar price index? Answer is United Nations की body Food and Agriculture Organization। Last है which cricketer has been appointed as the Youth Voter Awareness Ambassador for Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर के लिए कौन से क्रिकेटर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरेश रैना, सी ऑप्शन। और इनको अपॉइंट किया गया है एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सुरेश रैना का एक इन्फ्लुएंस है अमंग द यूथ। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कुछ एम्बेसडर्स रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑनबोर्डेड विच इंडियन पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कुछ दिनों पहले नियुक्त किया है एमएस धोनी को। राफेल नडाल हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर विच इंडियन टेक्नोलॉजी ब्रांड? राफेल नडाल बन चुके हैं इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड एरिक गैरसेटी एज इट्स एम्बेसडर टू इंडिया? आंसर इज यूएसए। विच स्पोर्ट्स पर्सन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द माइनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एनएमडीसी मीन्स नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई थी रेसलर निखत जरीन। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। काफ़ी कुछ नई चीज़ें आप सीख कर ही जा रहे होंगे डेफिनेटली। चलिए अब आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hadsana signing off.